चलो ध्यान दो। लास्ट क्लास में हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ रहे थे और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जो है हम हॉब्स के बारे में बताए थे कि किस तरीके से जो है हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डिफाइन करता है कि हाउ स्टेट इज ऑर्गेनाइजेड, हाउ स्टेट इज केम इनटू एग्जिस्टेंस. It has stated by and defined and explained by the Hobbes. हॉब्स के द्वारा क्या किया गया, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किस तरीके से जो है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से क्या होता है, स्टेट की उत्पत्ति हुई है. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो यही दावा करता है कि राज्य की उत्पत्ति क्या होता है, लोगों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से स्टेट की उत्पत्ति हुई. अब बात आता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जो है टोटल 3 स्कॉलर्स मिलकर क्या करते हैं, ये थ्योरी को देते हैं. जिसमें से एक स्कॉलर्स का नाम है थॉमस हॉब्स, एक का नाम है जॉन लॉक और एक का नाम है जेजे रूसो, जीन जेकस रूसो. तो थॉमस हॉब्स ये जो स्कॉलर्स है ये क्या करता है, ये तीनों ही स्कॉलर्स जो हैं, थॉमस हॉब्स बोलो, लॉक बोलो और रूसो बोलो, ये तीनों जो स्कॉलर्स तुम देख रहे हो, ये तीनों के तीनों स्कॉलर्स इस बात पे ही बिलीव करते हैं और विश्वास करते हैं कि स्टेट की उत्पत्ति जो है लोगों के द्वारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लोगों ने स्टेट नामक चीजों को बनाया है. यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी द स्टेट इज क्रिएटेड बाय द पीपल थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट. लोगों के द्वारा स्टेट की उत्पत्ति लोगों के द्वारा समझौता के माध्यम से जो है, समझौता संधि के माध्यम से जो है स्टेट की उत्पत्ति होता है. अब थॉमस हॉब्स जो कि एक बेसिकली कौन थे, इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर, बताया ना, एक इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर है. और फिलोसफर का हम बताया था डिफिनेशन क्या होता है, हाँ, जिसके पास क्या होता है, बहुत डीप नॉलेज होता है एक सब्जेक्ट के बारे में, जो उसमें एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ नया थीसिस निकालता है, उन चीजों को, उन स्कॉलर्स को हम लोग कहते हैं फिलोसफर. तो ये भी एक फिलोसफर था, बहुत बड़ा नाम किया हुआ फिलोसफर था इंग्लैंड का. और इनका पूरा नाम है थॉमस हॉब्स, जो कि इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर है. खास तौर पे देखा जाए तो इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर, इनका एक बुक है जिस बुक का नाम क्या है, द लेवियाथन. ये जो बुक है जो कि 1651 में क्या होता है, पब्लिश होता है. इस बुक में वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है ना, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑकर्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हुआ कैसे. इसके बारे में वो बताते हैं. सबसे पहले नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बताते थे, बताया ना, नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बताते हैं. क्या नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बताते हैं, थॉमस हॉब्स का कहना था कि देखो, राज्य की उत्पत्ति होने से पहले, राज्य की उत्पत्ति होने से पहले कैसा था ये समझना पड़ेगा. अगर तुम समझना चाहते हो कि राज्य की उत्पत्ति हुई क्यों, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके पीछे के समय क्या था, ऐसा जरूरत क्यों पड़ा कि लोगों ने राज्य को बनाना स्टार्ट किया, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हो, चाहे किसी के भी माध्यम से हो. मेन मुद्दा यही है कि उन्होंने बनाने का जरूरत ही क्यों आया, इस स्टेट नामक चीज को क्यों बनाना ही चाहते थे, किसी चीज से भी हुआ. तो थॉमस हॉब्स का कहना था कि देखो, स्टेट बनने से पहले लोग जो है वो लोग क्या करते थे, लोगों का रहने के लिए कोई भी तरीके का ना समाज था और ना कुछ था. यानी पीपल्स दे आर लिव्स इन फॉरेस्ट, पीपल्स दे आर बिहेव्स लाइक एनिमल. वो क्या कहता था, नेचर ऑफ स्टेट को क्या कहता था, बोलता था प्री पॉलिटिकल है. यानी एक तो क्या है, स्टेट से पहले कोई भी ऑथोरिटी नहीं था. ऑथोरिटी नहीं था मतलब कोई भी लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को कानून बनाने के लिए कोई कानून ही नहीं था. कानून बनाने वाला रहेगा तब ना कानून बनेगा, कोई तो था ही नहीं लोगों को ठीक ठाक तरीके से चलाने के लिए, लोगों के बीच शांति को लाने के लिए, शांति को सुनिश्चित करने के लिए कोई नहीं था. यानी समाज क्या था, प्री पॉलिटिकल था, और समाज और क्या था, प्री सोशल था. अच्छा, यानी समाज भी नहीं था, प्री सोशल. प्री सोशल मतलब गैर सामाजिक, गैर सामाजिक, गैर राजनीतिक नेचर था राज्य की उत्पत्ति होने से पहले. क्योंकि
प्री सोशल था, तो यहाँ के जो लोग होते थे उनके मन में अब कोई कानून नहीं था। ये क्या बोलता है? नो लॉज, नो लॉ एंड नो रेगुलेशन, ना कोई कानून, ना कोई नियम, ना कोई अथॉरिटी जो उसको रोकने का काम करे, देखरेख करने का काम करे समाज में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई नहीं। आज है ना, हमारा स्टेट है, पुलिस है, गवर्नमेंट है, सब। तो इस टाइम पे क्या होता था कि लॉ नहीं था, जिसके कारण क्या था, लोग के अंदर डर नहीं था। डर नहीं था, डर नहीं था, जिसके कारण क्या होता था, हर लोग अपने नेचर के हिसाब से क्या करते थे, बिहेव करते थे। नेचर मतलब यहां पे बात करते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये कहते हैं कि उस समय के जो लोग रहा करते थे, स्टेट बनने से पहले लोग कैसे थे, तो बोलते थे कि उन लोग का जो नेचर था ना, वो सेल्फिश था, बहुत ही स्वार्थी थे, केवल अपने बारे में सोचते, केवल अपना विकास, अपना अपने अपने स्थिति को स्टेबल करने के बारे में सोचते थे। और इसके लिए जो है वो दूसरों को मारने के लिए भी क्या थे, नहीं सोचते थे, मारते थे। और एक बात यहां पे कहा गया कि ये बहुत ही सेल्फिश थे, साथ ही साथ क्या थे, काफी ज्यादा पावर हंग्री थे, यानी केवल सत्ता के भूखे थे, केवल सत्ता चाहिए, पावर 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 पावर। और पावर क्यों? क्योंकि उनको लगता था पावर से उनको सिक्योरिटी आएगा, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, इसलिए वो दूसरों को भी क्या करते हैं, मारने के लिए सोचते नहीं थे। हालांकि कोई था भी नहीं ना रोकने के लिए, कोई समाज में कोई रहता तब ना रोक टोक करता, उसको तो डर ही नहीं किसी चीज का। तो जब डर नहीं होता है तो अक्सर ऐसे काम हो जाते हैं। और यही क्या होता था, यहां पे क्या होता था, एवरी मैन वॉज द एनिमी ऑफ एवरी मैन। अच्छा, यहां पे जो लड़ाई थी वो किसी एक दो चार कुछ गिने चुने लोगों के साथ नहीं थी, सभी दुश्मन थे लोग के, हर लोग ही लोग का दुश्मन था। उनको ऐसा लगता था कि अगर वो उसको सामने वाले को नहीं मारेंगे हम, तो फिर जो है हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और इसके लिए वो क्या करते थे, लड़ाई करते थे। अच्छा, ये लड़ाई ऐसा होता गया, ऐसा होता गया, और ये कहते थे कि स्टेट ना रहने से पहले कंटिन्यूअस वॉर होता था, जिसको कहते थे परपीचुअल वॉर। क्या कहते थे? परपीचुअल वॉर का मतलब होता है लगातार युद्ध होते रहता था, बिना रुके युद्ध चलते रहता था। यानी द सिचुएशन कैसा था, सिचुएशन तो क्या था, एनार्किक, है ना, एनार्किक सिचुएशन था। एनार्किक मतलब अराजकता से भरा हुआ, अराजकता मतलब अफरा तफरी का माहौल था, हर जगह डर भय लोग का क्या था, माहौल था। अब बात यहां पे ये होता है कि ये सब कुछ होने के कारण जो है, लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गरीब लोग थे, और यहाँ का जीवन कैसा हो गया था, शॉर्ट लाइफ था। यानी किसी को नहीं पता था कि हम कल जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कौन कहां से किसको मार देगा कोई नहीं जानता था। यानी पूरा तरीके से लॉलेसनेस समाज था, यानी देयर वाज नो लॉ इन सोसाइटी। अरे सोसाइटी रहेगा तब ना कानून आएगा, कानून बनाने वाला रहेगा तब ना कानून बनेगा, कोई तो था ही नहीं था, कानून कौन बनाएगा। देयर वाज नो लॉ, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स कानून नहीं था, जिसके कारण लोग क्या करते थे, अपने मन का सारा कुछ करते थे। और लोग के अंदर तनिक भी डर नहीं था, तनिक भी डर नहीं था। डर कब रहता है इंसान को, जब कानून रहता है। डर कब रहता है इंसान को, जब सिस्टम रहता है। कुछ था ही नहीं, डर क्या थी। ताकतवर थे तो अपना ताकत दिखाते थे, लोगों के ऊपर दबदबा बनाते थे, लोगों को मारते थे, पीटते थे, काटते थे, इसी तरीके से जीवन चलता था, अपने आप को स्टेबल करते थे। और ऐसा सिचुएशन था, अराजकतावादी समाज बन गई थी। लोगों का जीवन कैसा हो गया था, शॉर्ट लाइफ, शॉर्टर लाइफ लोग जीते थे, यानी बहुत कम दिन जीते थे। जीवन कैसा हो गया था, ब्रूटिश, बहुत ज्यादा निंदनीय, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति हो गया था, बहुत बदतर स्थिति हो गया था। ब्रूटिश लाइफ हो गया था, शॉर्टर लाइफ हो गया था, है ना। और लोग इनसिक्योर थे, क्या थे, इनसिक्योरिटी था उनको, किस चीज का, सुरक्षा को लेकर। और यही कारण है कि जब बहुत बड़े पैमाने पे लोग ये सोच रहे थे कि कब तक ऐसा मार झगड़ा काट ये सब चलता रहेगा, और शांति नहीं था ना, पीस नहीं था। पीस कहां से रहेगा, इतना सारा कुछ हो रहा है, और पीस नहीं है तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, है ना। वही सारा लड़ाई झगड़ा, जीवन बर्बाद, ऐसे ही लोग करते थे। लोग के अंदर धीरे धीरे जब कॉन्सियसनेस आया, यानी बुद्धि आया, चेतना आया, समझदारी आया, तो लोगों ने बातचीत करना स्टार्ट किया कि यार इससे किसी का भला हो रहा है, किसी का भला नहीं हो रहा है, इसका किसी का भला नहीं हो रहा है।
आज तुम 4 लोग को मारे, कल तुमको कोई मार दे रहा है। तो एक अच्छा समाज के लिए यही है ना कि सब लोग सुरक्षित रहे, सब लोग ठीक से रहे, जीवित रहे, सभी के अधिकारों को बचा रहे। अच्छा, यहाँ पे थॉमस हॉब्स का कहना था कि उस समय लोगों के पास कोई राइट्स नहीं था, नो राइट्स। अरे राइट्स रहेगा कहां से, कोई देगा तब ना, कोई था ही नहीं, समाज ही नहीं था, तो राइट्स कहां से आएगा। बात ये भी बात है। आज हमारे स्टेट है, तुमको राइट्स दिया है 6 तरीके का, बोलने का, घूमने का, जो भी दिया है, कुछ है ये नहीं था उसमें, प्री पॉलिटिकल यानी कुछ था ही नहीं, स्टेट से पहले का बता रहे हैं। तो लोगों ने सोचा कि यार ऐसा कब तक चलेगा। तब लोगों ने क्या किया, अपने में से जो सबसे ताकतवर और जो सबसे समझदार लोग और बुद्धिमान लोग थे, उनको लोग अपने में कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं, उनको बना देते हैं रूलर। क्या बना देते हैं, रूलर का मतलब होता है आप हो जाओ यहां का शासक, शासक में करता धरता आप हो जाओ, और हम अपना सारा पावर, हम सभी लोग अपना सारा पावर हम क्या करते हैं, आपको सरेंडर कर देते हैं। लोगों ने क्या किया, वहां पे सब लोग मिलकर अपना बातों को जो है उनके सामने रख दिया कि देखिए अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, अब हम सब पावर आपको दे दे रहे हैं। जो अब तक तो हम डिसाइड करते थे, न्याय हम खुद ही करते थे, सबे जज था, सबे मिलिट्री था, बोलता अब नहीं, अब हम सारा पावर मिलकर आपको दे दे रहे हैं। सभी लोग आपस में कांटेक्ट करते हैं और मिलकर बोलते हैं कि एक राज्य बनाया जाए और उस राज्य का हेड एक व्यक्ति को बना दिया जाए। वो व्यक्ति क्या करेगा, इस राज्य के सारे लोगों का क्या करेगा, देखरेख करेगा, सारे स्टेट के लोगों की क्या करेगा, देखरेख करेगा, शांति को सुनिश्चित करेगा, कानून बनाएगा और कानून के माध्यम से समाज को चलाया जाएगा। किसी के साथ कोई व्यक्ति मारपीट नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, है ना, सबको एक तरीके से जीवन जीने का अधिकार मिल जाएगा। तो लोगों ने मिलकर एक राजा को चुन दिया अपने में से, वो राजा बन गया, रूलर बन गया, है ना, किंग बन गया, रूलर बन गया। अब जो राजा बन गया उसको इस 2 आधार पे बनाया गया था, 2 चीज पे। देखो तुम्हारा 2 काम है। पहला काम ये है कि लोगों के जो प्रॉपर्टी है ना, लोगों का जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करोगे, रक्षा करोगे, कोई दूसरा कोई ना ले जाए, दूसरा कोई ना मारपीट के ये करे। और दूसरा चीज है उनकी सिक्योरिटी, सुरक्षा। और तीसरा चीज है पीस, समाज में शांति, सुरक्षा और संयमी। ये 3 चीजों को बनाने के लिए और 3 चीजों को सोसाइटी में इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए लोगों ने मिलकर एक राजा को चुन दिया और अपना मुखिया मान लिया, अपना शासक मान लिया, और उनको हम आपका सारा बात मानेंगे, आपके बातों का अगेंस्ट हम लोग नहीं जाएंगे, आपके पास हम सारा पावर सरेंडर कर दे देंगे, आप जो डिसीजन लीजिएगा, जो कुछ कीजिएगा हम लोग मानेंगे, लेकिन हमारा जीवन बचना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए। तो राजा क्या करता था, बाहर से, बाहरी आक्रमण से लोगों को सुरक्षा करता था, और घर में के भी जो झगड़ा होता था, यानी इंटरनल एक्सटर्नल 2 तरीके का सिक्योरिटी देता था। इस तरीके से राजा का राजा बना, और राजा बन गया तो राजा पूरे विलेज यानी पूरा का पूरा स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया, और वो पूरे लोग जहां पे रह रहे थे सब कुछ चलाने लगे। तो राजा में चला रहा है ना, राजा के अंदर सब कुछ चल रहा है, यानी जो राजा के अंदर जो पूरा एरिया चल रहा है उसको कहा गया स्टेट। तो इस तरीके से इमरजेंस होता है किस चीज का, स्टेट का। तो थॉमस हॉब्स के बारे में हम लोग समझ गए हैं कि थॉमस हॉब्स कहता है कि स्टेट का उत्पत्ति कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एनार्किक सिचुएशन था। पहला बार ऐसा हुआ कि जब राजा यहां पे बना तो राजा क्या बनाने लगा, कानून बनाने लगा, और जो कानून वो बनाता था वो कानून को क्या किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था। यानी राजा जो कानून बनाता था वो कानून को राज्य के सारे लोग क्या करते थे, उसको मानते थे, उसको फॉलो करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि हम ही लोग तो राजा को बनाए, और राजा को पूरा सुप्रीम पावर, हमारा भगवान जो कहेगा वही करना पड़ेगा। और इस तरीके से जो है राज्य आया, स्टेट आया, स्टेट का रूलर आया, और इसी तरीके से समाज जो है चलने लगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट किसका आया, स्टेट का, यानी इस तरीके से स्टेट का उत्पत्ति फाइनली हुई। तो लोगों ने मिलकर स्टेट को बनाया ना, एक व्यक्ति को सारा पावर दे दिया और बोला आप ही हमारा माई बाप हो, जैसे बोलोगे वैसा करें। इस तरीके से स्टेट की उत्पत्ति हो गई। तो ये तो एक तरीके से ही कहते हैं। अब एक व्यक्ति आता है जिस व्यक्ति का नाम क्या है, लॉक।
सुनोगे अब ये व्यक्ति जो है लॉक जो है वो क्या कहता है ना। देखो अब ये थोड़ा लॉक के बारे में हम लोग समझते हैं क्या कहता है लॉक। अब देखो लॉक का पूरा नाम है, एक स्कॉलर है और एक्सपोनेंट है, ये भी क्या है एक एक्सपोनेंट है किसका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। एक्सपोनेंट का मतलब होता है सपोर्टर है, सपोर्टर है और साथ ही साथ क्या है प्रवक्ता है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में विश्वास रखता है कि स्टेट का उत्पत्ति सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हुई है। बट कैसे हुआ है ये अब ये डिफाइन करता है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ी, है ना। अब देखो लॉक का पूरा नाम है जॉन लॉक, क्या नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक भी जो है थॉमस हॉब्स का ही पड़ोसी है, यानी ये भी जो है एक इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर है। कौन है, इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर है, बहुत बड़ा राजनीतिक दार्शनिक है, एक इंग्लिश स्कॉलर है। इसने भी एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। उसने एक बुक लिखा, जॉन लॉक एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, और ये बुक पब्लिश होता है 1619 में। ये बुक पब्लिश कब होता है 1619 में, यानी 1690 में क्या होता है जॉन लॉक जो बुक लिखता है वो बुक पब्लिश होता है। और जॉन लॉक भी जो है एक इंग्लैंड का एक बहुत ही मशहूर राजनीतिक दार्शनिक था, एक बहुत ही पहुंचा हुआ इंसान था, और ये भी क्या करता है अपना विचार रखता है कि स्टेट की उत्पत्ति कैसे हुई, और जो विचार रखता है उस विचार वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे ही विश्वास करता है। वो कहता है कि स्टेट की उत्पत्ति लोगों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हुई है, लेकिन कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लोगों ने स्टेट का निर्माण क्यों करना चाहा है, ये एक अलग तरीके से डिफाइन किया है। अब लॉक कहता है पहला बात कि लॉक सबसे पहले क्या करता है, थॉमस हॉब्स को गाली गलम करता है। थॉमस हॉब्स को बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं आता, तुमको कुछ नहीं आता है। बोलता क्या है, बोला देखो तुम क्या कह रहे हो, तुम पहले बोल रहे हो कि स्टेट की उत्पत्ति होने से पहले कोई समाज नहीं था, क्योंकि तुम तो यहां पे बोले ना प्री सोशल था समाज, और फिर तुम बोले प्री पॉलिटिकल था, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं था स्टेट बनने से पहले जो लोगों को क्या कर सके, चला सके, लोगों को क्या कर सके, डायरेक्ट कर सके, लोगों को रूल कर सके। ये कौन बात कहता है, थॉमस हॉब्स। जॉन लॉक भी बोलता है कि नेचर ऑफ स्टेट, सुनो नेचर ऑफ स्टेट का मतलब होता है स्टेट की उत्पत्ति होने से पहले जो समाज था वो क्या था, प्री पॉलिटिकल था। ये कौन बात विश्वास करता है, ये बात जॉन लॉक भी विश्वास करता है। ये जो कहा ना प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल, यानी कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। तो ये बोलता है जॉन लॉक क्या कहता है, इधर देखो जॉन लॉक क्या कहता है, बोलता है हाँ कोई क्या है राजनीतिक संगठन नहीं था, ये बात एक्सेप्ट करता है जॉन लॉक। अच्छा हॉब्स भी यही बात कहता है कि बिफोर द क्रिएशन ऑफ स्टेट देयर वाज नो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, right, who actually govern the behavior, who actually regulates the behavior of people। यानी राज्य बनने से पहले जो है कोई भी ऐसा पॉलिटिकल अथॉरिटी और संगठन बोल के नहीं था जो लोगों को क्या कर सके, चला सके, लोगों को क्या कर सके, गाइड कर सके। तो ये तो इस बात पे भी विश्वास करता है, लेकिन जॉन लॉक दूसरा बात को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है हॉब्स का। दूसरा बात क्या बोलता है, ये बोलता है अरे भाई राजनीतिक संगठन तो छोड़ो, कोई समाज नहीं था। ये बोलता है तो समाज ना था तो तुम्हारा घर में रहता था, समाज नहीं था मतलब क्या, तो समाज नहीं था तो जंगल में रहा करता था ये लोग। बोलता नहीं सोसाइटी था। ये बोलता है नॉट प्री सोसाइटी, मतलब प्री पॉलिटिकल और प्री सोसाइटी था, बट ये बोलता है सोसाइटी उस समय क्या था, सोसाइटी था। यानी वो क्या कह रहा है कि before the creation of state there were society and people lives in society not in the forest। यानी लॉक का इस बात पे दावा करता है कि लोग जंगल में ही रहा करते थे,
लोग समाज में रहा करते थे। उस समय समाज था, हाँ, राजनीतिक संगठन नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं था चलाने के लिए, लेकिन समाज तो था। लोग तो एक साथ रहते थे, और जहां पे एक साथ रहते थे, मिलजुल के रहते थे, वो तो समाज ही कहलाता था। तुम कैसे कह सकते हो जंगल में रहा करते थे? वो बहुत डेवलप्ड हो गए थे उस टाइम पे। 15वीं 16वीं शताब्दी में कोई जंगल में रहता है? यानी ये बात किस आधार पर मांगता था कि उस समय क्या था, समाज था, और लोग कहां रहते थे, समाज के भीतर रहते थे, न कि जंगल में रहा करते थे, जो कि ये समझाया। फिर ये क्या बोला जॉन लॉक? जॉन लॉक क्या करता है, उसके बाद कोई भी बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। एक एक्सेप्ट करता है, प्री पॉलिटिकल, मतलब उस समय का समाज प्री पॉलिटिकल नहीं था, यानी समाज में कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। बाकी हर बात को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है थॉमस हॉब्स के आर्गुमेंट को। फिर लॉक कहता है कि तुम क्या कहे थे कि नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कहा था ना कि इंसान का जो नेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा झगड़ालू किस्म का होता है। वो हमेशा लड़ना जानता है, झगड़ना जानता है, लालची होता है, केवल अपने बारे में सोचता है। ये तमाम बातें जो है कहा, मतलब इंसान का जितना असलियत है, जितना भला बुरा बोलना था, वो थॉमस हॉब्स बोला था। कि वो नेचर इतना खराब था, तभी ना झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे। अगर इंसान का अच्छा नेचर रहेगा तो झगड़ा अगर कोई होता है तो शांत करवाएगा, झगड़ा तो नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। एक हाथ से दो ताली बस नहीं है। बट जॉन लॉक क्या कहता है, सुना है जॉन लॉक क्या कहता है? ये कहता है कि देखो, जो लोगों का नेचर था ना, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी लोगों का जो नेचर था ना, स्वभाव था ना, बड़ा ही क्या था, पीसफुल था, बड़ा ही प्लीजेंट था। क्या बोला, बड़ा ही सुखमय था। लोगों का नेचर बड़ा अच्छा था, लोगों का नेचर बड़ा प्लीजेंट था। लोग खुश रहा करते थे, लोग झगड़ा नहीं करते थे। मतलब ह्यूमन बीइंग हेट्स, वो हेट करते हैं किस चीज से, ये क्वारल, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, ये तमाम चीज नहीं चाहते। बोलते अरे भाई, इंसान जो है ना, इंसान कलेश नहीं चाहता है, इंसान जो है झगड़ा वगैरह नहीं चाहता है। इंसान तो चाहता है इंसान के साथ अच्छे से रहे। इंसान तो प्यार बांटने वाला होता है। इंसान जो होता है वो तो हमेशा शांति चाहता है, उसका नेचर ही होता है इंसान का क्या है, शांति। वो शांति में रहता है तो कितना प्रोग्रेस करता है। कौन चाहता है जो अपना काम छोड़ छाड़ के किसी से झगड़ा करे? बात है कि नहीं? इसके पास, किसी के पास फ्री फोकट का टाइम भी तो नहीं है कि जाकर किसी से झगड़ा करे। तो कैसे कह सकते हो कि लोग जो है बड़ा झगड़ालू होते हैं? अच्छा, 4 5 10 20 25 लोग को देखकर आप पूरा समाज को तो नहीं कह सकते कि समाज के लोगों का नेचर है ऐसा। अरे भैया, अब 2 लड़की अगर ठेल दी पहाड़ पे से, एक मतलब सारा लड़की थोड़ी पहाड़ से ठेलेगी, ये कहना गलत बात है। 2 4 लड़की के आधार पे आप पूरा गोटा समाज को अगर टिप्पणी कर दे रहे हो तो खराब है। यही बात लॉक कहा। चलो मान लेते तुम्हारा बात कि ठीक है, कुछ लोग का नेचर होता है, हर कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा काम धाम नहीं होता है तो वही चीज करते हैं। मतलब कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो समाज में तो रहते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी सोशल कंसिस्टेंस नहीं आया है, समझदारी बुद्धिमानी नहीं आया है, तो अभी भी क्या करते हैं, वही छोटा चीज, वही सारा झगड़ा, फालतू का चीज, गाली गलौज सब करते हैं। तो ये कहा नहीं, इंसान का जो नेचर होता है बड़ा प्लेजेंट होता है, बड़ा हैप्पी होता है, बड़ा खुशहाल होता है, वो शांति चाहता है, वो पीस लवर होता है, वो प्रॉस्पेरिटी लवर होता है, और वो हमेशा पीस सीकिंग चाहता है, हमेशा वो शांति चाहता है। यानी देखो, उल्टा बोला ये अलग कुछ बोल रहा है। ये इंसान को तो एकदम जानवर बना दिया था, ये बोला ना इंसान इंसान है ना। आगे देखो है, अब देखो है, बोला ये क्या बोलता था, अरे भाई उस समय का नेचर ऑफ स्टेट कैसा था, ये बोला एनार्की था, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल, सब एक दूसरे को मारता था, काटता था, है ना। काहे मारता था, काटता था? प्राउड, बोले अगला दिन पढ़ा ना, प्राइड के लिए, गर्व के लिए, अपनी स्थिति को स्टेबल करने के लिए, ताकि हम सुरक्षित रहें, और इसके लिए सबको मारता था। ये बोलता है कि भाई क्या बात कर रहा है कि उस समय का नेचर स्टेट का, यानी स्टेट बनने से पहले समाज में अराजकता था। नहीं, समाज बहुत ही क्या था, शांति है। समाज जो था वो क्या बोलते हैं, देखो ये बोलते हैं, हम ही नहीं कहेंगे,
कि राज्य के उत्पत्ति से पहले जो समाज है वो हीवन था। तो जो तुम कह रहे हो कि हेल था यानी नर्क से बदतर था, ऐसा नहीं था, है ना। ये क्या बोलते हैं कि जो समाज था वो ना ही हेल था पूरा और नहीं पूरा हीवन था, ये बिटवीन टू था, यानी ठीक ठाक था, अच्छा समाज था। समाज में लोग शांतिपूर्वक रहते थे, झगड़ा नहीं करते थे, ये सब करते थे। अब बोलता है झगड़ा काहे नहीं करते थे। अब आगे देखो, ये बोलता है, देखो ये बोलता है कि देखो उस समय का समाज क्या था, झगड़ालू समाज नहीं था, लोग अच्छे से रहते थे समाज में। मतलब देखो ये बोला हेल, ये बोला देखो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरा स्वर्ग था, लेकिन अच्छा था, हेल से तो बेहतर था। तुम जैसे कह रहे हो कि हमेशा रोज लड़ाई होता था, रोज लोग एक दूसरे को मारते थे, काटते थे, ऐसा कोनो बात नहीं। समझ में आई नहीं। आगे भी क्या बोलते हैं, अब देखो जॉन लॉक बोलते हैं, जॉन लॉक बोलते हैं कि उस समय पता है लोगों के पास 3 अधिकार होता था। ये बोला है अधिकार, कौन दे दिया अधिकार उसको? थॉमस हॉब्स तो बात नहीं बोला, थॉमस ने बोला ना लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था, कोई कानून नहीं था, है ना, कहां अधिकार था किसी के पास। लॉक कहता है द पीपल हैव सम नेचुरल राइट्स। क्या बोलता है जॉन लॉक? लोग के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार होता है। इसीलिए ये नेचुरल राइट्स का सबसे पहला बात, और सबसे पहला बात अगर किसी ने कहा कि लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार होता है तो व्यक्ति का नाम कौन है? लॉक। इसे लॉक को कहा गया फादर ऑफ नेचुरल राइट्स। क्या कहा गया? फादर ऑफ नेचुरल राइट्स। कई बार एग्जाम में आता है कि प्राकृतिक अधिकार का पिता किसे कहा जाता है? कौन कहा कि लोगों के पास अधिकार होता है? उस समय अधिकार होता था। वो बोलता है नेचुरल, बोला हर व्यक्ति के पास अधिकार होता है। तो थॉमस अब पूछता है कि कैसे अधिकार होता है? बोलता देख, जब इंसान बोलता है पैदा होता है, जब इंसान पैदा होता है तो 3 अधिकार लेकर पैदा होता है। बोलता है क्या क्या? थॉमस बोलता हमारा तो नहीं पता 3 अधिकार कौन सा लेके पैदा होता, तुम्हें बता दो कौन सा अधिकार पैदा होता है। बोलता देखो 3 अधिकार लेके पैदा होता है। बोलता क्या? और देखो जब वो पैदा होता है तो नेचुरली क्या होता है? रोता है। बोलो हाँ रोता है, हंसता है ना। अब क्या बोल रहे हैं? देखो जो इंसान जब पैदा होता है ना, एवरी ह्यूमन बीइंग बोर्न विथ 3 नेचुरल राइट्स। हर व्यक्ति पैदा होता है 3 प्राकृतिक अधिकार लेकर, और वो प्राकृतिक अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता है। और एक बात बोला, वो अधिकार उसको कोई व्यक्ति नहीं दिया और ना कोई विशेष अधिकार उसको कोई और ऑर्गेनाइजेशन दिया। वो अधिकार वो नेचुरली लेकर पैदा होता है, यानी नेचर के द्वारा गिफ्ट किया गया है। यानी इसलिए इसका नाम क्या दिया? नेचुरल राइट्स। Natural rights are those rights which are given by the nature or God during the birth of the people. Clear? तो बोला अगर नेचर दिया ये अधिकार, तो ये अधिकार छीनने का अधिकार केवल नेचर को है। ए भाई कौन है? साइलेंट कर दो, सब फोन साइलेंट कर दो जितना लोग का है। तो नेचुरल राइट जो है यहां पे कहने का मतलब होता है जो नेचर अधिकार दे रहा है। जैसे गॉड क्रिएट्स अस, हम सभी को जो है भगवान ने बनाया। सो द गॉड हैव ओनली राइट टू टेक द लाइफ। भगवान अगर ईश्वर ने हम लोग को बनाया है तो केवल ईश्वर के पास ही वो अधिकार है ना हमको खत्म करने का। कोई दूसरा आके हमारा एग्जिस्टेंस खत्म करे ये तो नहीं होगा। ये बोला देखो 3 तरीके का अधिकार है। एक तो बोलता है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। एक को कहा राइट टू लिबर्टी, और एक को कहा राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा अधिकार बोला ये 3 तो कि हर व्यक्ति पैदा होते हुए लेकर आता है 3 अधिकार। कौन कौन सा? राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार। जीवन उसको नेचर के द्वारा मिला है, जीवन उसको गॉड के द्वारा मिला है, नेचुरली पैदा लिया है, तो उसको मरने का अधिकार केवल नेचुरली है और कोई उसके अधिकार को छीन नहीं सकता। तो हमारे देश में जो कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, सरकार बड़ाईपुर का घटना में जो पाया गया उसको मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। नेचुरल राइट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, नेचुरल राइट और नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। अरे भैया ठीक है मानते हो रेपिस्ट आओ गलत काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, बट दिस इज नॉट अ वे
कि वो किसी को मार दिया तो आप भी उसको मार दोगे तो न्याय मिल जाए। अरे भैया, जानवर और इंसान में अंतर होता है। वो ना समझा तो उसके लिए अलग चीज है। नेचुरल राइट नेवर सपोर्ट कैपिटल पनिशमेंट। दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट आर नॉट सपोर्टेड बाय नेचुरल राइट्स एंड नेचुरल लॉ। इसीलिए बहुत सारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऐसा देश है जहां पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। हाँ, पनिशमेंट है, उम्र कैद की सजा, जब तक वो जेल में रहेगा, जब तक वो मर ना जाए नेचुरली, तब तक वो जेल में रहेगा, बाहर नहीं आएगा। क्यों? ये इसको रिस्पेक्ट करता है नेचुरल राइट्स को। क्या कहता है नेचुरल राइट्स और नेचुरल लॉ? कि नेचर क्रिएट्स अस, तो नेचर हैव ओनली राइट टू टेक द लाइफ, नो अदर राइट, नो अदर इवन ऑर्गेनाइजेशन, इवन स्टेट डज नॉट हैव राइट टू किल एनीबॉडी। अंडरस्टैंड? तो कुल मिलाकर जो है देखो, राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार। कहने का मतलब होता है अगर हम पैदा स्वतंत्र लिए हैं तो भैया हमको मारने का कोई किसी को अधिकार नहीं है, यानी हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। यही तो ये कह रहा है, राइट टू लाइफ। दूसरा क्या बोल रहा है? राइट टू लिबर्टी। लिबर्टी मतलब हर व्यक्ति के पास कुछ फ्रीडम होता है ना। राइट टू लिबर्टी मीन्स बेसिक फ्रीडम ऑफ लाइफ। जब इंसान पैदा होता है तो सिंपल बात है, ह्यूमन बीइंग के रूप में पैदा हुआ है तो उसको कुछ एक बेसिक फ्रीडम। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? पर्सनल फ्रीडम, बेसिक फ्रीडम विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द गुड लिविंग। अच्छे तरीके से जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी क्या है? लिबर्टी है, फ्रीडम है। तो लिबर्टी का मतलब होता है यहां पे क्या? राइट टू हैप्पीनेस। लिबर्टी का मतलब होता है राइट टू स्पीच। लिबर्टी का मतलब होता है राइट टू मूवमेंट। हम कहीं पे घूम सकते हैं, हम कहीं पे जा सकते हैं, हम कहीं पे खा सकते हैं, हम किसी से शादी कर सकते हैं। तमाम चीजें जो है किसमें आ जाती है? लिबर्टी में। आप किसी के लिबर्टी को हाथ नहीं लगा सकते, क्यों? लिबर्टी उसको नेचर के द्वारा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी बोला, ये पूरा का पूरा हम लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो मदर है। तो अगर अर्थ मदर है तो इस अर्थ पे पैदा होने वाले जितने भी जो ह्यूमन बीइंग है वो उनके बेटा हुए। तो उनके मां की संपत्ति में, और मां का अगर कोई संपत्ति है तो उसमें एक का तो अधिकार हुआ नहीं, जितना लोग का है सबका अधिकार हुआ, क्योंकि तो सबका ही मदर है। तो जो व्यक्ति अगर पैदा हो रहा है और उसका कुछ संपत्ति है मां बाप का, तो उसका हुआ उसमें, ये भी तो उसका नेचुरल राइट्स है। ये बात कौन कहा? लॉक कहा कि भाई हर व्यक्ति के पास पैदा लेते समय वो 3 अधिकार लेकर आता है। दे चाहे ना दे बात की बात है, उसके पास 3 अधिकार रहता है। ये बोलता कोई अधिकार ना है। ऊपर से जॉन लॉक की जो है ये कहता है, जॉन लॉक आगे कहता है कि देखो, तुम कहता है कि उस समय कोई लॉ नहीं था। ये कहता है ना हॉब्स कि देयर वाज नो लॉ, उस टाइम पे कानून नहीं था, तब ना लोग को जो मन में आता था वो करते थे, कोई डर नहीं था। मतलब क्या बात करते हो, झूठा झूठा बात करते हो। नेचुरल लॉ है, देयर वाज नेचुरल लॉ इन दैट टाइम। उस समय नेचुरल लॉ था, यानी नेचुरल लॉ मतलब एवरे नेचुरल राइट से जो आ रहा है। नेचर सबको अगर जीवन दिया है तो नेचर तो ये बता रहा है कि सभी को जीने का अधिकार है। तो आप अगर किसी को मारने जा रहे हो यानी आप नेचुरल लॉ का क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो। तो कानून तो था, हाँ बोलो ही कि कानून लिखा नहीं था। दिस लॉ आर नॉट रिटेन बट दिस लॉ आर जेन्युइनली क्या होता है, एग्जिस्ट इन सोसाइटी। अब लोग के ऊपर डिपेंड करता है मानो या ना मानो। मानो तो भगवान है तो पत्थर, ये बात है, कोई लिखा थोड़े है। लेकिन एक आस्था है, एक मन है, भाई हम भी जी रहे हैं वो भी जी रहे हैं, तो सबको तो इंसान भगवान ही बनाया है, तो सब तो इंसान ही हुआ, तो फिर आपस में फिर क्यों किसी को नुकसान पहुंचाना? इसी को कहा गया नेचुरल लॉ। अच्छा, नेचुरल लॉ का भी कॉन्सेप्ट कौन दिया? जॉन लॉक। राइट्स का भी कॉन्सेप्ट कौन दिया? जॉन लॉक। अब बात थॉमस हॉब पूछता है, ठीक है हम सब गलत है, ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट काहे हुआ? कॉन्ट्रैक्ट काहे हुआ? तो बोला देखो, तो तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ तो क्या दिक्कत था? लोग को जिसे रह रहे थे, तुम जब कह रहा है कि बड़ा अच्छा से जीवन जीते तो क्या जरूरत पड़ा स्टेट बनाने का? बोला देखो क्या हुआ। तो ये अपना आकर बोलता है, देखो क्या हुआ। ये बोलता है समय के साथ क्या होता है ना, जनसंख्या बढ़ता गया। ध्यान समझोगे,
जॉन लॉक क्या कहता है कि समय के साथ जनसंख्या धीरे 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 क्या होता गया, बढ़ता गया। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई तो वैसे वैसे लोगों की जो डिमांड है वो भी बढ़ती गई। अब डिमांड बढ़ती गई, लैंड शॉर्ट पड़ने लगा, सब कुछ रिसोर्सेज शॉर्ट पड़ने लगा। पहले लोगों के पास तो आराम से जीवन जीते, सब उनका ही था। अब क्या था, फैमिली बढ़ रहा है तो उसमें नहीं हो रहा है, तो अब डिमांड ज्यादा है तो सबका ही फैमिली बढ़ रहा है, तुम्हारा थोड़ी बढ़ रहा है, सबका बढ़ रहा है। पॉपुलेशन तो सबका बढ़ रहा है। अब पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उस पॉपुलेशन में अब जो परिवार वाले हैं पूरा नहीं कर पा रहे उनके नीड एंड नेसेसिटी। परिवार से फैमिली कैन नॉट फुलफिल द इकोनॉमिक नीड। ये जो इकोनॉमिक नीड है, यानी जो भी मटेरियल नीड है, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। अब फैमिली बढ़ रहा है तो खाना भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, रिसोर्सेज बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ताकतवर लोग थे इस टाइम के समाज में, लॉक कहता है कि जो प्रॉपर्टी से बढ़ रहा है ना, तो वो लोग क्या किए, बहुत सारा प्रॉपर्टी को क्या करने लगे, जो गरीब है, जो फिजिकली वीक है, इमोशनली वीक है, उनको क्या करे, जोर जबरदस्त उनके संपत्ति को जो है हड़प लिए, संपत्ति को छीन लिया। यानी स्थिति क्या होने लगा, थोड़ा 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 बेकार होने लगा, लोगों के अधिकारों को छीना जाने लगा, लोगों का अधिकार सेफ नहीं होने लगा। तो जरूरत पड़ी एक ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए जो अथॉरिटी ये सब समाज में देखरेख करे। कोई किसी का अधिकार को तो छीन तो नहीं रहा है, नेचुरल था। तो सारे लोग तो भैया भगवान बनाए हम लोग को, लेकिन सब इंसान तो भगवान नहीं है ना, कुछ इंसान तो ऐसे भी हैवान जैसा काम करते हैं। तो उसके लिए तो अथॉरिटी होना चाहिए तो कि बाकियों को परेशानी ना हो। तो बोला उस समय तो कोई अथॉरिटी नहीं था। लॉक तो ये भी मानता है कि उस समय प्री पॉलिटिकल था, कोई राजनीतिक संगठन नहीं था रोक टोक करने वाला, कानून था तो मानो ना मानो एक ही बराबर है। बट जनसंख्या जैसे बढ़ती गई तो किल्लत जैसे जैसे बढ़ती गई तो लोगों ने फायदा उठाने लगा, जो फिजिकली थोड़ा पावरफुल थे वो लोग हड़प लिया। जिनका घर में थोड़ा ज्यादा लोग था वो जाकर बगल वाले को फड़ाक फुड़ूक देकर उसका छीन लिया, छीन छान लिया। तो उसके बाद फिर उसका अधिकार छीना गया बेचारा का। और ऐसा बहुत सारे गरीबों के साथ होने लगा। तो लोग कहा कि देखो यही सब चीज होने लगा, तो लोगों ने मिलकर क्या किया, एक चीज डिसाइड किया। जो गरीब लोग थे कि भाई हम लोग का ऐसे छीना जा रहा है, हाँ हम लोग कैसे जिएंगे फिर जीवन। तो वो लोग फिर डिसअपॉइंट होने लगे, उनका प्रॉपर्टी उनका सब कुछ छीना जाने लगा। उन लोगों ने तो देखो हमेशा फिजिकली जो पावरफुल लोग होते हैं मुट्ठी भर होते हैं समाज में, पर ज्यादातर लोग तो क्या होता है, आम लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो लोग डिप्राइव्ड होते हैं। तो उन लोगों ने मिलकर क्या किया, आपस में बैठा और बैठकर जो आपस में बातचीत किया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। कौन सा किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। अच्छा ये दो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये तो बात किया था थॉमस हॉब्स एक कॉन्ट्रैक्ट का, कि लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और सारा पावर एक व्यक्ति को सौंप दिया, वो व्यक्ति बन गया राजा, ऐसे बन गया स्टेट, वो बनाया कानून और इसे हम लोग शांति से रहने स्टार्ट किया। ये बोला देखो दो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या बोला, दो। और ये लोग आए आपस में और आपस में लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया लोगों ने, तो लोगों ने यही कॉन्ट्रैक्ट किया, पहले पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ, सारे लोग आए आपस में बात करने लगे कि स्टेट बना दे रहे हैं, एक ऐसा अथॉरिटी रहेगा जो हमारे अधिकारों की रक्षा करने का काम करेगा और किसी के अधिकारों को छीना ना जाए इसका देखरेख करेगा, और जो कोई ऐसा करता है तो उसको रोकेगा ऐसा करने के लिए, ताकि समाज में शांति आए, सुरक्षा रहे, सब लोग अच्छे से जीवन जी पाए, प्रॉस्पेरिटी सबका हो, भलाई सबका हो, भला सबका हो, कल्याण सबका हो। तो बोला लोगों ने पहले आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके फाइनल कर लिया कि हम लोग को स्टेट बनाना है। तो जो लोगों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, अनरिटन हुआ। अनरिटन मतलब वहां पे तो कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब लोग इकट्ठा होकर मिलकर जब स्टेट बनाने लगे तो लोगों ने क्या किया, अपने में से, ध्यान समझोगे, एक व्यक्ति को जो है वोट देकर चुन लिया, और जब वोट देकर चुन लिया तो वो व्यक्ति यहां का बन गया रूलर, है ना, रूलर। बट उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया लोगों ने, सारे लोग मिलकर उस रूलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किए। क्या कॉन्ट्रैक्ट किए कि देख तुम्हारा जो हम बना रहे हैं रूलर, यहां का जो तुमको शासक बना रहे हैं, बपौती मत समझना। कहने का मतलब हम तुमको बना रहे हैं तो उसके बाद तुम जो मन में आएगा वो करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम थोड़ा सा
एग्रीमेंट करवा ले रहे हैं। क्या एग्रीमेंट करवाया लोग? बोला देख तुमको इसीलिए बना रहे हैं ना क्या कि हमारा गरीब लोग का, हम लोग के अधिकारों को बड़े लोग छीन ले रहे हैं, पावरफुल लोग, और जनसंख्या तो ऐसी ही बढ़ेगा तो फिर और प्रॉब्लम आएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुमको बना रहा है, पहला बात। दूसरा, यहां पे हमको क्या लेना पड़ेगा, हमारा जो नेचुरल राइट्स है जो तीनों, उसको तुम क्या करोगे, हर हाल में प्रोटेक्ट करोगे। पहला, हर हाल में तुमको हमारे तीनों अधिकारों को, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, शुड बी प्रोटेक्टेड बाय यू, पहला। और दूसरा बात क्या बोला गया, पहला तो ये हो गया हमारा अधिकारों को रक्षा करोगे, और दूसरा बात क्या बोला गया कि अगर तुम ये अधिकारों को क्या करते हो, रक्षा करने में विफल हो गए, इफ यू फेल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मैनेज नहीं कर पाए, तो अगला दिन हम थोड़ा हटा देंगे। इन्हें क्या कोई हटाने वाला सीन नहीं था हॉब्स में, राजा बना दिया, वो जो मन में आएगा वही पावरफुल, वही भगवान, वही माई बाप। बोला देख तुम माई बाप हम हैं, हम तुमको अपना गार्जियन समझे, बट हम ही सब कुछ है। रियल पावर किसके पास होगा, मेरे पास। अब तुमको काम किस आधार पे करना पड़ेगा, वेलफेयर ओरिएंटेड, लोगों की भलाई के लिए बनाया जा रहा है। और इस तरीके से लोगों ने उसे मिलके स्टेट बना दिया। बट यहां पे सरकार को क्या दिया, लिमिटेड पावर दिया, इसीलिए कहा जाता है लिमिटेड गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, यानी सीमित पावर दिया। वो जो था हॉब्स पूरा पावर दे दिया, तुम जो मन में करो वो करो, बस शांति चाहिए। ये बोलता है ना हम लोग का अधिकार के अगेंस्ट कुछ ना होना चाहिए, तुम जो करो, कैसे भी लॉ बनाओ, कैसे भी करो, लेकिन हमारा अधिकार नहीं छीनना चाहिए। ऊपर खाली तो तुमको बना रहे, वो छीना गया तो फिर तुमको बनाने का क्या फायदा हुआ, है ना। खुद हमें लोग कर लेते तो तुमको क्या जरूरत था बनाने। यहां से कॉन्सेप्ट आया, यहां से कॉन्सेप्ट आया लिमिटेड गवर्नमेंट का, यहां से कॉन्सेप्ट आया इलेक्टेड गवर्नमेंट का ना। इलेक्टेड गवर्नमेंट, लोगों ने तय किया कि हमारा हेड कौन होगा, और वो किसके आधार पर काम करेगा, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का काम करेगा। समझ में आया, ये हुआ नेचुरल राइट्स। अब फटाक देना कंप्लीट कर देना, 2 मिनट। रूसो, रूसो एक कौन था, फ्रेंच फिलोसफर था। कौन था, फ्रेंच का एक नामी फेमस, ओके खुश, चलो अब देखो ध्यान रहे, रूसो कौन था, एक फ्रेंच फिलोसफर था। फ्रेंच का एक नामी फिलोसफर था, पूरा नाम था जे रूसो। जे मतलब जिन, जे मतलब जेकस, और रूसो मतलब रूसो। अच्छा, जे रूसो जो था वो पायनियर पर्सन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ना, उसका बहुत बड़ा एक रोल निभाया था लिखकर। रूसो क्या कहा, एक बुक लिखा रूसो, रूसो का बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है बुक का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बुक का पब्लिश हुआ 1762। इस बुक में क्या कहा, इस बुक में क्या कहा, कुछ लॉक के बातों को एक्सेप्ट किया है, कुछ हॉब्स के बातों को एक्सेप्ट किया है, और कुछ अपना नया बात जोड़ा है और बोल दिया कि हाँ इस तरीके से स्टेट का निर्माण हुआ। इतना काम किया कौन, रूसो। रूसो पहला बात किया नेचर ऑफ स्टेट, कि नेचर ऑफ स्टेट कैसा था। तो इसमें वो किसको एक्सेप्ट करता है, इसको, क्या नाम है, लॉक। लॉक क्या बोला, सोसाइटी था, ये बोलता हाँ समाज था, लेकिन राजनीतिक संगठन नहीं था। तो ये तो भी बहुत बात कहा था हॉब्स, लेकिन वो बोला था समाज ही नहीं था, ये बोला समाज था, समाज में लोग रहते थे, ये भी बात किया। फिर लॉक क्या बोला, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या बोला कि इंसान का नेचर जो है झगड़ालू किस्म का होता है, ये हॉब्स कहा था। लॉक क्या कहा, इंसान का नेचर बड़ा अच्छा होता है, प्रेम पूर्वक होता है। यहां पे बात करता है कि इंसान का नेचर क्या होता है, बड़ा प्लीजेंट होता है, अच्छा से रहता है। यानी यहां पे भी किसको सपोर्ट किया, लॉक को, और किसको रिजेक्ट किया, हॉब्स को। फिर आया बात, तो फिर वो बोला कि तो फिर क्या जरूरत पड़ा स्टेट बनाने का। फिर ये बोला, ये जो बोला था ना यहाँ पे कि लोगों के पास नेचुरल राइट्स होता है, ये यहां पे ये एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसा कोनो बात नहीं, लोगों के पास नेचुरल राइट्स होते, लोगों के पास राइट्स नहीं थी, कोई लीगल राइट्स नहीं थी, क्योंकि कोई लीगल अथॉरिटी नहीं था, तो लीगल राइट्स कहां से आएगा। तो ऐसे ही बोला कि लोगों के पास लॉ था, बोला देखो नेचुरल लॉ को लोग उस समय फॉलो नहीं करते, नेचुरल लॉ नहीं था। ये मतलब हॉब्स का सपोर्ट करता है कुछ।
फिर लास्ट में बोलता है कि बोला ना कि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता गया तो धीरे धीरे क्या हो गया, झगड़ा आ गया। पहले शांत शांत था। रूसो भी वही बात बोला कि देखो पहले शांति था लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा अशांति आ गया। बट ये अशांति को क्या बोला कि ठीक है थोड़ा बहुत अशांति आ गया, पर रूसो बोला थोड़ा बहुत नहीं, जैसा हॉब्स का था ना, सब मिलकर लड़ने लगे थे, एनार्की सिचुएशन बन गया था, सब एक दूसरे को मारने लगे थे, काटने लगे थे, वैसा वाला सिचुएशन भी बन गया, तुम्हारा लॉक वाला सिचुएशन नहीं। समझे यहां पे किसको सपोर्ट किया हो, हॉब्स। यहां तक सपोर्ट किया पॉपुलेशन बढ़ा तो फिर कंफ्लिक्ट आया, यहां तक सपोर्ट किया लॉक को, लेकिन कंफ्लिक्ट जो है बहुत बड़ा लेवल पे फैल गया, हर लोग एक्सप्लॉइट होने लगे, हर लोग मारे जाने लगे, तो सिक्योरिटी किसी को नहीं मिल रहा था। तो बोला इसलिए लोगों ने इनसिक्योर में आकर लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करके क्या किया उन्होंने जनरल विल, ध्यान दो, जनरल विल लोगों ने आपस में आकर एक मत देकर उन्होंने स्टेट बनाया, और स्टेट का जिसको हेड बनाया वो रूलर को बोला गया आपका काम है हमको सिक्योरिटी देना, आपका काम है हमारे समाज में पीस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और आपका काम है हमारे राइट्स को क्या करना, रक्षा करना। ये बात लॉक भी कहा था। बट ये नया बात बोला क्या कि तुम जो रूलर हो तुम अपने अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करोगे, तुम जनरल विल यानी कॉमन विल यानी कॉमन गुड यानी कॉमन वेलफेयर यानी लोगों की भलाई के माध्यम से काम करोगे। लोगों की जिसमें भलाई है वही काम तुम करोगे। अगर तुम जनरल विल के अगेंस्ट कोई काम करना शुरू किए तो तुमको हम हटा देंगे। ये कॉन्सेप्ट जनरल विल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रूसो। और यहीं पे आ जाता है पॉपुलर सोवर्निटी। कौन सा कॉन्सेप्ट, पॉपुलर सोवर्निटी। पॉपुलर मतलब पीपल सोवर्निटी, पीपल आर द रियल मास्टर। लोगों के पास असली पावर होगा कि अगर तुम जनरल विल, जनरल विल मतलब हमारा भला, मान लो सरकार ऐसा कोई काम किया जो लोगों की उससे भलाई नहीं हो रही है तो सरकार को हम चेंज कर सकते हैं। यहां पे आप एक बार लॉक वाले में एक बार दो बार चेंज कर सकते हो, बार बार नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन यहां पे क्या जनरल विल का अगेंस्ट काम करेगा हम चेंज कर देंगे। यानी यहां पे पॉपुलर सोवर्निटी किसके पास था, लोगों के पास, लोग जनता के पास, जनता जनार्दन ही श्रेष्ठ है। यहीं से कॉन्सेप्ट आया डेमोक्रेसी जो आज पूरी दुनिया में चलता है। भारत जहां पे जनता तय करता है कौन, राजा, और आप जनता के अगेंस्ट काम करोगे आपको हटा दिया जाएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा, तो देखो तीनों बोला कॉन्ट्रैक्ट से हुआ, पर तीनों का कॉन्ट्रैक्ट करने की तरीका अलग अलग है, इसलिए कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये तीनों के द्वारा दिया गया है। तीनों अलग अलग पर्सपेक्टिव देता है लेकिन तीनों बाद में एक ही जगह पे आता है, कॉन्ट्रैक्ट। लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही राज्य बोलकर एक संगठन का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। हालांकि इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है, इस थ्योरी को इस आधार पर क्रिटिसाइज किया गया है कि तुमको कैसे पता, तुमको कैसे पता कि स्टेट जब नहीं था तो उस समय लोग ऐसे रहते थे, तुम देखने गए थे, तुमको कैसे पता कि लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम थे वहां पे। यानी ये थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट, लॉजिकल आर्गुमेंट के आधार पर इसको क्रिटिसाइज किया गया। इसको फिर इसीलिए इस थ्योरी को कहा गया बेसलेस, हिस्टोरिकल कोई एविडेंस नहीं है इसका। बट मोस्ट ऑफ द स्कॉलर दे एक्सेप्टेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के माध्यम से तीन नया कॉन्सेप्ट आया, राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट यानी सरकार के पास ज्यादा शक्ति हम नहीं दे सकते, पूरा सरेंडर नहीं कर सकते, जो हॉब्स कहा, तो पूरा सरेंडर कर दोगे तो मोनार्की बन जाएगा, जो मनाएगा वो करेगा, राजतंत्र बन जाएगा। और रूसो आकर डायरेक्ट वो कह दिया जनरल विल और उससे डेमोक्रेसी यानी पीपल सोवर्निटी, लोगों के पास असली पावर होगा, उनको बनाना उनको गिराना किसके हाथ में होगा, लोगों के पास। ये तीन कॉन्सेप्ट आया, तो जाहिर हो क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये थ्योरी सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलर और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे और हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे स्टेट नेशन के ऊपर बात करेंगे। करप्शन भ्रष्टाचार जो हर जगह होता है, ठीक है, चलो थैंक यू।